हेलो क्लास 10th। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 1 हिस्ट्री, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको एक प्रिंट दिया गया है, एक पिक्चर दी गई है और नीचे हेडिंग है चित्र 1, फ्रेडरिक सोरियो, विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का स्वप्न, राष्ट्रों के बीच संधि 1848। इस पूरी पिक्चर में फ्रेडरिक सोरियो, जो कि एक पेंटर हैं, एक चित्रकार हैं, उन्होंने अपने थॉट्स को, अपने एक सोचने की जो जैसा वो चाहते थे कि उनका राष्ट्र बने, वैसा उन्होंने कुछ यहाँ पर पिक्चर किया है। बात करते हैं क्या है। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार जिनका नाम फ्रेडरिक सोरियो था, उन्होंने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। उसमें उन्होंने सपनों का एक संसार रचा जो उनके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बन रहा था। फ्रेडरिक सोरियो, जो कि एक चित्रकार थे, उन्होंने एक ऐसी चित्रकारी करी, एक ऐसी पेंटिंग बनाई जो कि 4 चित्रों से बनी थी, श्रृंखला थी ये। और इसमें उन्होंने अपने सपनों का एक संसार, जैसा वो चाहते थे कि संसार जैसा दिखे, जैसे लोग हों, समाज हो, जनतंत्र हो, सामाजिक गणतंत्र जो है वो कैसे काम करना चाहिए, ये सारी चीज़ें उन्होंने इन 4 चित्रों के द्वारा समझाने की कोशिश करी थी। इस श्रृंखला के पहले चित्र में, जो कि आपके बुक में भी दिया हुआ है, में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र, सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबे कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये अमेरिका और बाकी राष्ट्र हैं जो कि बहुत लंबी कतार में हैं। इसमें कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाया जा रहा है कि कोई अमीर है या गरीब है। और वो स्वतंत्रता की प्रतिमा, ये जो स्टैचू बना हुआ है, इसकी वंदना कर रहे हैं, इसके आगे अपना सर झुका रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान करते थे। हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो फ्रांसीसी क्रांति पढ़ी है क्लास 9th में, वहाँ पे भी हमने देखा था कि एक महिला का रूप दिया जाता है जब भी किसी राष्ट्र का प्रतिपादन करना होता है या उसे दिखाना होता है। तो यहाँ पे आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं, जो उसके एक हाथ में है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। आपको बार बार ये पिक्चर देखनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक घोषणा पत्र है और यहाँ हाथ में उनकी एक मशाल है, जो ये दिखाती है कि ज्ञान को दिखाती है, और जो घोषणा पत्र है वो अधिकारों को दिखाता है कि एक मनुष्य के पास क्या अधिकार होने चाहिए। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। आप देख सकते हैं, यहाँ नीचे पैरों के पास मुकुट पड़ा हुआ है, और भी जो चीज़ें राजशाही को दिखाती हैं, उन चीज़ों का नीचे उनको तोड़ के डाला हुआ है, वो ध्वस्त हो चुके हैं। फिर आप देखते हैं कि सोरियो ने कल्पनादर्श, यूटोपिया, कल्पनादर्श मतलब आप कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो जाए हमारे दुनिया में, हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में, वैसी आप कुछ कल्पना कर रहे हैं। दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूहों में बटे हुए हैं। हर पूरी दुनिया के लोग हैं। आप देख रहे हैं, अलग अलग झंडे, अलग अलग लोग, अलग अलग वेशभूषा में दिख रहे हैं। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे निकल चुके हैं, और उनको आप कैसे पहचानेंगे? उनके कपड़ों के द्वारा, उनकी पोशाक के द्वारा। और वो जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं, लाइक वो आगे बढ़ते जा रहे हैं अपने अपने लोगों के साथ। संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो अब तक के राष्ट्र बन चुके हैं, राष्ट्र राज्य बन चुके हैं, वो उससे आगे निकल चुके थे। फ्रांस, जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, प्रतिमा के अभी अभी पास में पहुंचा है। और जर्मनी के लोग काला और लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। आप एक बार पिक्चर में देखेंगे, ये देखिए, अमेरिका आगे निकल चुका है, फ्रांस अब ये सुनहरा, लाल और काला झंडा लेके बस पहुंच ही रहा है। ठीक है, तो ये शो करता है, ये दिखाता है हमें कि कुछ लोग आगे निकल चुके हैं, वो नेशन स्टेट बन चुके हैं, राष्ट्र राज्य बन चुके हैं। कुछ लोग जो सामने हैं, पहुंचने वाले हैं, वो भी अभी अपने
राज्यों को राष्ट्र राज्य बनाने वाले हैं, ऐसा दिखाने के लिए ये प्रिंट में ऐसा दिखाया है। जर्मन लोग तब तक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। जब ये सब फ्रेडरिक सूरियो जब ये बना रहे थे, उस टाइम तक जो जर्मन था वो एक राष्ट्र राज्य नहीं बना था। जो झंडा थामे हुए हैं वह 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मनी भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह की गई थी। ऐसा माना जाता है कि जो उदारवादी थे वो लोग चाहते थे कि एक प्रजातंत्र हो, एक संविधान हो और उसके अंडर में एक राष्ट्र राज्य संगठित किया जाए। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, सिसिलियो की राजशाही, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग भी इसी चीज़ के आगे थे कि एक प्रजातंत्र होना चाहिए, संविधान होना चाहिए और राष्ट्र राज्य उसी के अंतर्गत चलना चाहिए। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस पर नज़र जमाए हुए हैं। चित्रकार ने इनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। मतलब यहाँ पे वो आपको सारे देश दिखा रहा है, लगभग जो यूरोप के देश हैं, लंबार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रूस, ये सब वहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये क्या दिखा रहा है कि पूरी दुनिया में राष्ट्र बन रहे हैं और वो एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई लड़ नहीं रहा है, बल्कि सब अपना अपना झंडा लेके आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सारियों ने चित्र 1 में की गई है। इसलिए इस पिक्चर को हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं इस पुस्तक में, इस आपके हिस्ट्री की बुक में, क्योंकि जो चीज़ फ्रेडरिक सूरियो ने कल्पना करी थी कि ऐसा होना चाहिए, वो आगे अब हम कई अलग अलग भाग में पढ़ेंगे कि ऐसा हुआ है। उनमें से बहुत सारी चीज़ें सच में हुई हैं। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद का एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए थे। मतलब 19वीं सदी के आसपास राष्ट्रवाद जो था वो हर किसी के मन में बैठ चुका था। हर कोई राष्ट्रवाद चाहता था अपने राष्ट्र में। तो इससे लोगों के राजनीतिक उस देश के राजनीतिक और मानसिक लोगों की मानसिकता बदल चुकी थी। लोगों को अब किसी निरंकुश राजा के अंडर में नहीं रहना था, बल्कि उनको क्या करना था, फ्री, उनको हर किसी से मुक्त होना था और उनको खुद का स्वराज चाहिए था। इन परिवर्तनों के अंततः यूरोप में बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। अब जब जो जनता है वही नहीं चाहती कि हम राजा के अंडर में रहें, तो कितने दिन राजा अपने आप को राजा बनाए रखेगा। और इसी वजह से ये जो लोगों के अंदर राष्ट्र राज्य का एक उत्पत्ति हुई थी, उसी की वजह से पूरे साम्राज्य में, पूरे यूरोप के साम्राज्यों में राष्ट्र राज्य का उदय होना शुरू हो गया। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिनमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र बताए जा रहे थे। प्रभुसत्ता केंद्रीय शक्ति थी। लोग पहले एक प्रभुसत्ता के लिए काम करते थे, लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उनके शासकों बल्कि उनके अधिकांश नागरिकों में भी एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास की विरासत की भावना थी। राष्ट्र राज्य सिर्फ राष्ट्र राज्य कहने के लिए नहीं थे, बल्कि उनके शासकों, इवन उनके जो अधिकांश नागरिक थे, उन सब में पहचान का भाव एक था, उन सब का इतिहास एक था और उन सब में विरासत की भावना भी एक जैसी थी। जैसे कोई मान लेते हैं कोई किला है, वो विरासत है, तो वो विरासत सिर्फ किसी एक समाज की नहीं है, किसी एक कम्युनिटी की नहीं है, बल्कि वो सबकी है। ऐसा जो सोचना था, ऐसा जो विचार था, वो लगभग हर जगह लोग साझा कर रहे थे। साझेपन की यह भावना अनंत काल से नहीं थी, बल्कि ये धीरे धीरे जो नेता थे, जो लीडर थे और जो बार बार वो संघर्ष कर रहे थे, उसकी वजह से लोगों में ये भावना पनप रही थी। इस अध्याय में उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेंगे जिनके तहत 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए। तो अभी तक हमने फ्रेडरिक सूरियो के बारे में पढ़ा कि उन्होंने क्या क्या करने की कोशिश, अपनी पेंटिंग में क्या क्या दिखाने की कोशिश की थी, और अब हम इस अध्याय में उनसे संबंधित ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि कैसे उनका जो विज़न था, उनका जो मानना था,
वो सच में यथार्थ होता गया और लोगों ने उस चीज़ को आगे बढ़ाया। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये फर्स्ट पेज था और ऐसे ही हम हेडिंग के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।